आनुवांशिकता एवं जैव विकास पाठ पे आधारित जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। पहले बात समझिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। यदि लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के, इस समष्टि क्या होता है, समष्टि का मतलब होता है जीवों का समूह। क्या होता है, जीवों का समूह। और उसके सदस्य, मतलब जैसे कि हम लोग मनुष्य समष्टि के हैं ना, हम लोग कौन जाति के हैं, तो मानव जाति के हैं, तो हम कहेंगे मानव समष्टि है। क्या है, मानव समष्टि है, और उसमें से हम आप क्या है, उसके सदस्य हैं। क्या है, सदस्य। तो एक लक्षण ए है। लक्षण ए मतलब क्या, कोई लक्षण आदमी का लक्षण होता है कि नहीं होता है। जैसे काला होना लक्षण है, गोरा होना लक्षण है, लंबा होना लक्षण है, छोटा होना लक्षण ही है, ये सब लक्षण है। चलिए, तो लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में आता है। कितने परसेंट में, 10% में। और एक लक्षण बी है जो उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। जैसे हम लोग मानव है, यहाँ पर 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 100। उसमें से 10 स्टूडेंट काले हैं। कितने स्टूडेंट काले हैं, 10 स्टूडेंट काले हैं। 100 में से कितने स्टूडेंट काले हैं, 10। और 60 स्टूडेंट गोरे हैं। कितने स्टूडेंट गोरे हैं, 60। तो लक्षण ए काला होना, लक्षण बी गोरा होना। 10% काले यानी 100 में से 10 काले, और 60% गोरे यानी कि 100 में से 60 गोरे। अब बताइए जरा कि कौन पहले आया होगा, पहले गोरा आदमी आया होगा कि पहले काला आदमी आया होगा, ये कैसे बताइएगा, यही प्रश्न है। समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न। स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 100। कितने लोग काले, 10। तो लक्षण ए क्या है, काला होना। कितने परसेंट लोग हैं, 10% लोग। हाँ, अब गोरे होने का कितने परसेंट है, आंसर दिया हुआ कि लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। कैसे कह सकते जरा बताइए। देखिए, जब कोई आदमी पैदा लेता है तो काला होगा कि गोरा होगा, तो ये नहीं बता सकते हैं। अभी कितना ज्यादा क्या है, 10% गोरा है, तो ये कह रहा है कि पहले जो गोरा उत्पन्न हुआ होगा तभी अभी गोरा है। ये रंग पे लागू नहीं हो रहा है, रंग पे कहना नहीं, क्योंकि पहले तो ज्यादातर लोग काले थे नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते रंग क्या है। और दूसरा कोई लक्षण में हो सकता है, जैसे लंबा होना, छोटा होना, ये सब हो सकता है, रंग पे लागू नहीं हो रहा। ठीक है, कोई दूसरा लक्षण होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा कि लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा। कारण क्या होगा, क्योंकि कोई भी अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अगर लंबा आदमी होगा तो ज़्यादातर आदमी अभी लंबा, जैसे कि अभी ज़्यादातर आदमी 6 फुट का है, तो पहले भी ज़्यादातर आदमी 6 फुट का ही रहा होगा। समझे कि नहीं। अब कोई आदमी 2 फीट का जन्म ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 फीट का ही जन्म ले लिया है, 2 फीट का ही पहले था, ऐसा कोई बात नहीं। वो डिफेक्ट से हुआ, बाय डिफेक्ट। जैसे 10% लोगों को 6 उंगलियां हैं, एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, और 60% लोगों को एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो पहले कौन जन्म लिया होगा, 60% वाला। 5 उंगली वाला जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जन्म लिया होगा पहले। तो इस पे लागू हो रहा है, लंबाई पे लागू हो रहा है, कलर पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बात समझिए। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पेसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम लोगों में विभिन्नता है तो हम लोगों के जीने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं हम। अगर हम लोगों में विभिन्नता है तो जीने की चांसेस हम लोगों में बढ़ जाती है, हम लोगों को सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाता है। बात सही है, नहीं सही है। जैसे बताया था एग्जाम्पल कि 50 डिग्री सेल्सियस पे हम सब आदमी मर जाएंगे। ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो हम सब आदमी मर जाएंगे। अगर एक जैसा होता तो सब आदमी मर जाते हैं, तो हम लोगों का जीवन समाप्त, मनुष्य जाति धरती पे खत्म। बट ऐसा नहीं है। कोई आदमी अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रह लेता है तो सब आदमी तो मर जाएंगे, बट वो आदमी जो विशेष क्वालिटी वाला है जिसको 50 डिग्री सेल्सियस कोई बात नहीं है, वो आदमी बच जाएगा।
वही आदमी जनन करते करते क्या करेगा, वही आदमी नहीं, उसके जो वंशज है उसकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और फिर मनुष्य जाति बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं समझे? अगर एक ही क्वालिटी का सब आदमी हो जाएगा ना तो एक ही प्रकार का चीज़ों में सब मर जाएगा। समझे कि नहीं? मान लिए कि अगर हम लोग मनुष्य की क्षमता है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जिंदा रह लेगा, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो सब आदमी मरने लगेगा। बस सब मरेगा क्या? क्या सबको एक जैसा ठंडा लगता है? क्या सबको एक जैसा गर्मी लगता है? नहीं, सबको सब जैसा गर्मी लगता है। किसी को अभी भी गर्मी लग रही होगी, किसी को अभी ठंडा महसूस हो रहा होगा, और किसी को अभी नॉर्मल लग रहा होगा। सबका शरीर अलग अलग जैसा है कि नहीं है? और ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो एक एक कंडीशन का होगा तो सब मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। जैसे अभी कोरोना हुआ था, अगर सब आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम एक ही जैसा होता तो सब आदमी स्वाहा हो चुके होते, सब आदमी मर जाते हैं अभी तक। बट क्या ऐसा हुआ? कितने आदमी को कोरोना हुआ ही नहीं, और किसी किसी को हुआ तो आराम से बिना दवा के ही ठीक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिना दवा दारू के ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोग दवा से ठीक हुआ, कुछ लोग दारू को ठीक हुआ, कुछ लोग दुआ से भी ठीक हो गया। इसमें हुआ कि नहीं हुआ? सबका अलग अलग सिस्टम था। बात समझ आ रही है? तो ये अच्छा है कि बुरा है? किसके लिए अच्छा है? मानव जाति के लिए, मानव के लिए, मानव जाति के लिए अच्छा है। हमारे लिए तो बुरा ही है। कुछ ज़्यादा लोग मर जाता था, ठीक है, वातावरण कम में शुद्ध हो जाता, और ज़्यादा लोग मर जाते हैं तो वातावरण, ये हम लोग के लिए, एक मनुष्य के लिए सही हो सकता था या दुखद हो सकता है, अलग बात है। पूरे प्रकृति मानव जाति के लिए सही है क्या? कि सब में अलग अलग गुण हैं। इसका आंसर क्या है? किसी प्रजाति में वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नताएं उसे विपरीत परिस्थितियों में जीवित रखने में सहायक होती है। विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होता है। इसीलिए यह जरूरी है कि एक जीवन में, एक व्यक्ति में, एक ही तरह के व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हो। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो तो हम लोगों में विभिन्नताएं होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोगों का विकास रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि विभिन्नता ही नहीं होगा। नहीं, सब एक जैसे कैटेगरी का होता है। तो आप अगर जोड़िएगा एक लिंक लाइन में, एक बेंच डेस्क अला है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, या शुद्ध लंबे अथवा तथा बौने पौधों के बीच एक संकर क्या होता है, संकरण का वर्णन कीजिए। देखिए, लक्षण प्रभावी भी होता है और अप्रभावी भी होता है। लक्षण कभी कभी प्रभावशाली प्रभावी हो जाता है, कभी कभी अप्रभावी होता है। अब वो क्या होता है समझिए जरा ध्यान से। इसको एग्जाम्पल पहले मटर के पौधा पर जो मेंडल साहब किए थे उसको बता रहे हैं। सुन रहे हैं आप आवाज को? देखिए, पहला इसमें है, कैसे बताएंगे इसको। तो मेंडल ने दो विकल्पी मटर के पौधों को चुना। कितने मटर चुने? दो। एक पौधा जो लंबा था और दूसरा पौधा एक पौधा था जिसमें लंबा था और जो लंबे मटर के पौधों से उत्पन्न करते थे, तथा एक पौधा था जो बौना था जिससे बौना मटर पौधा उत्पन्न होता था। लंबा मटर से लंबा पौधा उत्पन्न होता था और बौना वाला मटर के पौधा दाना से बौना मटर पौधा रहता था। मेंडल ने इन दोनों पादपों का संकरण कराया। संकरण माने क्या? इन दोनों पौधा से नया पौधा तैयार किया। कैसे किया जानते हैं? मटर में जब छुड़िएगा तो 2 दल पुंज होगा। क्या पुंज होगा? 2 दाल निकाली, मटर का दाल निकाले 2 भाग में अपने आप बीच में से कटल रहता है। हो सकता है इसका एगो दाल निकाल लिया होगा, उसका दाल निकाल के दोनों को चिपकाया होगा। ये ना किया होगा? यही करिए सकता, और क्या करेगा उसमें? यही किया था। उसके बाद क्या, उसको कहते हैं संकरण कराना। क्या कहते हैं? संकरण कराया। तो मेंडल ने इन दोनों पर संकरण कराने के बाद तो क्या हुआ, प्रथम संतति जो पीढ़ी आया उसका नाम दिया F1। क्या नाम दिया? F1 में सभी मटर के पौधे लंबे उगे। क्या निकल गए? सभी पौधे। जब मटर, जब क्या किया, लंबा मटर वाला पौधा का दाना ले लिया, छोटका मटर के पौधा का दाना ले लिया और दोनों को संकरण करा के नया बीज तैयार किया, जो लंबा वाला भी है बौना वाला, दोनों मिला के। तो जब बीज को रोपा तो देखा क्या कि लंबा लंबा मटर के पौधा हो रहा है। उसको कहा कि F1 पीढ़ी। क्या कहा उसको? F1 पीढ़ी। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें कौन चीज गायब हो गया? कौन पौधा गायब, कौन लक्षण गायब हो गया? भाई, जब लमका पौधा का, मटर का पौधा का बीज लिए, अब बौना पौधा के बीज लिए और दोनों के मिला के वो नया बीज तैयार किए,
तो कुछ पौधा लंबा होना चाहिए, कुछ पौधा छोटा होना चाहिए, चाहे न तो लंबा ना छोटा, मीडियम में होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, वो हैरान हो गया। वो क्या वो देखा क्या कि सब लंबे हो गया, तो कहा कि इसमें ये वो गुण अप्रभावी हो गया। क्या बौना पौधा होना का गुण जो है अप्रभावी हो गया। क्यों कौन प्रभावी हो गया? लंबा होने वाला, सब लंबा हो गया, तो उसका नाम दे दिया गया F1। अब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण। परागण दो प्रकार के होते हैं, पर परागण जब दूसरे पौधा का परागण कराता है, और स्वपरागण जो उसी पौधा के कण का परागण होता है, तो कराया, परागण कराया। अर्थात लंबे पौधे में भी बौने पौधे में भी दोनों में कराया। तो स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी के लक्षण दिखाई देंगे इस। हाँ, तो जब स्वपरागण कराया ना लंबा लंबा में, तो एक नया पीढ़ी का पौधा लिया हमने, इसको कहा F2 पीढ़ी। क्या कहा? F2 पीढ़ी। इसमें F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में पौधा हुआ, माने 4 में से 3 लंबे लंबे और 1 बौना। कितने लंबे? 3 लंबे और कितने बौने? 4 को पौधा, माने जब संस्कार, देखिए पहला नंबर बात समझ लीजिए। पहले क्या हुआ था F1 पीढ़ी में, लंबा पौधा का बीज और छोटा पौधा के बौना पौधा के बीज दोनों का संस्करण कराया, संकर कराया, संस्करण हाइब्रिडाइजेशन कराया, हाइब्रिड कराया, और उसके बाद पौधा रोपा। सब क्या पौधा लिया? पौधा करता क्या? लंबा लंबा। याद कर लीजिए, सब क्या कैसा पौधा हुआ? लंबा लंबा। उसको कहा F1 पीढ़ी। क्या कहा? F1 पीढ़ी। अभी लंबा पौधा जो जन्म लिया, उसके लंबा पौधा में स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण, मतलब उसी मटर के परागण से उसी मटर के वर्तिका पे पड़ा। ठीक है, परागण समझते हैं ना? परागण पढ़ाए थे, पुष्प में परागण होता है, तो परागण की क्रिया हुआ। तो अब जो पौधा लिया, अब वो जो बीज नया बना, वो बीज को जब रोपा तो वो देखता है कि 4 गो मटर के पौधा में 3 गो लंबा लंबा है, एगो छोटका है, बौना है। 3 गो लंबा, एगो बौना, 3 गो लंबा, एगो बौना। यानी कि 100 गो में नहीं, हाँ 100 गो में 75 गो लंबा और 25 गो बौना, यानी 3:1 में हुआ। अब ये सोचने लगा बेचारा कि आखिर हम किए क्या है, क्या हो रहा है, इसमें कौन अप्रभावी हो गया? तो कहा कि अच्छा, इसमें लंबा होने का गुण प्रभावी हो गया, अब बौना होने का गुण इसमें भी अप्रभावी है, क्योंकि बौना बहुत ही कम में न हुआ है। 100 गो में 25 गो बौना है। तो कोई पूछेगा कि कैसा मटर हुआ, तो हम क्या कहेंगे? बौना कहेंगे? नहीं, 75 गो तो लंबे हुआ है ना, 3 गो तो लंबे हुआ है 4 गो में, तो हम लंबा कहेंगे। तो कौन अप्रभावी हो गया? बौना प्रभावी हो गया। कौन प्रभावी हो गया? लंबा होने का प्रभावी हो गया। यह इंगित करता है कि F1 पीढ़ी द्वारा लंबाई बौने पर दोनों विकल्पी लक्षणों की वंशानुगति होती है। F1 पीढ़ी की लंबाई वाला विकल्प अपने आप को व्यक्त करता है, क्योंकि यह प्रभावी विकल्प है, और बौनेपन अप्रभावी विकल्प है। बौनापन अप्रभावी विकल्प है। देखिए, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण हुआ तो सब लंबा पौधा था, तो लंबे पौधा ने जन्म लेना चाहिए था? नहीं, मगर उसमें 4 गो में एगो बौना निकल गया। नहीं, सब लंबा F2 में नहीं होगा। देखिए ठीक से, F2 में 3 गो में एगो होगा, देखे ना। मेंडल साहब जो प्रयोग किए उससे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब वंशानुगत मतलब वंश वाला जो लक्षण है, पैतृक संपत्ति, वह इसमें भी आता है। ये कैसे पता चला? देखिए, तो मेंडल ने 2 विकल्पी जोड़े, गोल बीज वाले और लंबे बीज वाले तथा झुर्रीदार बीज वाले एवं बौने पौधों का संस्करण कराया। क्या चीज ध्यान दीजिएगा? गोल बीज वाले लंबे पौधे। कैसे वाले? एक कॉपी नोट कीजिएगा। देखिए, तो मेंडल ने 2 विकल्पी पौधे जोड़े, गोल बीज वाले लंबे पौधे तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे का संस्करण कराया। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों में लंबे एवं गोल बीज वाले पौधे बने। अतः लंबाई एवं गोल बीज वाले प्रभावी लक्षण हुए। अब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने के बाद 4 प्रकार के पौधे जन्म लिए, जिसमें क्या हुआ? गोल लंबा, झुर्रीदार बौना, गोल बौना, झुर्रीदार लंबा। और इस प्रकार के पीढ़ी में क्या देखें कि इवन 2 प्रकार का पौधा नया जन्म लिया। क्या चीज? गोल बौना वाला और एगो झुर्रीदार लंबा वाला, 2 प्रकार का नया पौधा लिए। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब कि कोई भी पौधा जन्म लिया तो उसमें वंशानुगत जो है ना गुण आता है,
वो स्वतंत्र रूप से आता है। जैसे गोल आया कि नहीं आया, आया तो गोल के साथ बौना हट गया तो क्या हो गया, लंबा हट गया तो क्या हो, बौना तो आ गया, मगर गोल है कि नहीं है। अच्छा, इसका भी देखा जाए तो बौना किसके साथ था, झुर्रीदार के साथ। बौना किसके साथ था पहले, झुर्रीदार के साथ, तो बेचारा बौना के साथ क्या हो गया, गोल। बौना है कि नहीं है, एक गुण तो है उसमें। कहने का मतलब अपना वंशानुगत छोड़ के कोई भी आदमी नहीं आ सकता है। जैसे अगर आपके दो आंखों के बीच में एक नाक है तो नाक रहेगा, हो सकता है ये नाक हो सकता है कल हो के यहाँ पे जन्म ले कोई आदमी, यहाँ पे हो, किसी का यहाँ पे हो, किसी का यहाँ पे हो, मगर नाक एक होगा। ये तो वंशानुगत गुण है, कुछ तो होगा ही होगा, समथिंग, है ना। अगर 32 दांत होते हैं हमारे तो 32 होंगे, हो सकते किसी को 150 तो नहीं हो सकते हैं, या 4-5 तो नहीं हो सकते हैं, उतनी दांतों की संख्या। अगर जीवों की संख्या एक है तो जीव भी एक होंगे, ये वंशानुगत गुण है। कुछ गुण हम लोगों में वैक्तिक रूप से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है, बट सब गुण नहीं है। कुछ गुण, आपका गुण, हमारा गुण हमारे माता पिता से अलग है कि नहीं, तो ये हो सकता है अलग। ये क्वेश्चन क्या है, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री और एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है, तो यह सोचना पर्याप्त है। यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, तो क्या आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या है और स्त्री का ब्लड ग्रुप क्या है, दोनों का विवाह हो गया। विवाह माने कि उनका जो बच्चा पैदा लिया उसका एक पुत्री हुआ, क्या हुआ, बेटी हुआ, और बेटी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। क्या हुआ ब्लड ग्रुप, तो कौन प्रभावी लक्षण हुआ, ओ। पिता का ब्लड ग्रुप क्या था, ए, तो ए अप्रभावी हो गया, ए गुण नहीं आया है। स्त्री का जो था ओ माता वाला ब्लड ग्रुप उसके पुत्री में आ गया, तो एगो पुत्री माता का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, प्रभावी हो गया, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। यही ना हुआ, तो यह सोचना पर्याप्त नहीं है। अब खाली इतना कह देगा, अब हम कहेंगे कि दूसरा का बेटी पैदा लगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, वही है। एक लड़का है पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक लड़की यानी स्त्री उसके ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अब दूसरा का बेटी पैदा लेगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। आप ये मत देखिए कि एगो बेटी हुआ था उसका ब्लड ग्रुप ओ था, तो एगो बेटी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ए हो सकता है कि ए और वो दोनों नहीं होकर कोई नया ब्लड ग्रुप भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। कौन प्रभावी होगा कौन अप्रभावी होगा ये बता नहीं सकते हैं। एक काला कुत्ता है, उजला कुतिया है, बच्चा पैदा लेगा तो क्या होगा, उजला होगा कि काला होगा, कौन बता सकता है इसको, कोई नहीं बता। ये कौन लक्षण प्रभावी होगा ये बताना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, नहीं बता सकते हैं आप। क्यों, कौन लक्षण प्रभावी होगा कौन लक्षण अप्रभावी होगा ये बताना मुश्किल है। यहाँ पे सुनो, इसका आंसर क्या होगा, यह सूचना अपर्याप्त है, यह सूचना पर्याप्त नहीं है, माने अपर्याप्त है। अपने माता पिता के इस लक्षण को जीनोम भी देना चाहिए, क्योंकि इस सूचना से यह पता नहीं चलता है कि पिता का लक्षण आएगा कि माता का लक्षण आएगा। ठीक है, ये इसमें जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप से आप बता नहीं सकते हैं कि कौन लक्षण प्रभावशाली हुआ है। हाँ, यहाँ पर है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बेटी पैदा ले लिया है तो हम कह सकते हैं कि ओ वाला प्रभावी हो गया, ए वाला अप्रभावी हो गया। जन्म लेने के बाद पहले नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब कल बताएंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में 23 जुड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 गुणसूत्र समान होते हैं और एक जुड़ी गुणसूत्र जो क्या होते हैं, लिंगी गुणसूत्र होता है ना। तो इसी से मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है ना। मानव में जो बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारण इसी के आधार पर होता है। तो महिलाओं में 2 लिंगी गुणसूत्र होते हैं जिसे कहते हैं XX, है ना, और पुरुष में 2 लिंगी गुणसूत्र होते हैं जिसे कहते हैं XY। अगर पुरुष का X गुणसूत्र महिला के एक गुणसूत्र के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, XX, तो लड़की का क्या पैदा होगा, लड़की। अब पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के एक गुणसूत्र से करता है संयोजन तो क्या बनेगा, लड़का। इसी तरह से लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 9.3 पर आधारित। निकालें,
चलिए एक विद्यार्थी क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ो खुशबू, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, तो ये पढ़ो। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले दृष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? एक समष्टि में एक जीव की संख्या बढ़ जाती है, कब? कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला नंबर, जनन के दौरान विभिन्न उद्भव हो, पर्यावरण के अनुकूलन के कारण हो सकता है। देखिए जैसे भंग समझते हैं, भंग माने का पिलुआ होता है, लाल रंग का पिलुआ, हरा रंग का पिलुआ, क्या रंग? दो रंग का पिलुआ, क्या रंग का पिलुआ? और उसको पिलुआ को खाता है, वो कीड़ा को खाता है कौआ। कौन खाता है? कौआ। कौआ। अब हरा रंग का पिलुआ भी बैठा हुआ है पेड़ पर, आम के पेड़ पर, और लाल रंग के पिलुआ भी बैठा हुआ है कहाँ पे? आम के पेड़ पर। अब कौआ आ गया, ठीक है, तो कौआ आएगा तो किसको खाएगा? लाल वाला को ज़्यादा खाएगा, हरा वाला को कम खाएगा। क्यों? क्योंकि हरा में हरा दिखाई नहीं देगा, तो हरा में हरा पतबे पर बैठल रहेगा, कौआ को दिखाई नहीं देगा, छोड़ देगा। अब बगल में लाल होगा तो भूख जाएगा उसको, तो लालवा को ज़्यादा खाते 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 लाल की संख्या क्या कर देगा? कम कर देगा, हरा की संख्या बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुता कौआ आ जाए तो पूरा लाल को सफा चट कर दे, हरा खाली बच जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या कि लाल की संख्या खत्म या लाल की संख्या कम और हरा की संख्या बढ़ गया, हुआ कि नहीं? तो ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे पिलुआ पिलुआ जो हम कहे हैं उसका नाम इसमें आंसर लिखा गया है भृंग। क्या लिखा गया है? भृंग। कौआ को कौआ लिखा गया, तो जानबे करते हैं क्या। दूसरा नंबर, आकस्मिक दुर्घटना के कारण। आकस्मिक दुर्घटना भी तो होता है ना जी, एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट के द्वारा भी हो सकता है। मान लिए एक पूजा पंडाल में जा रहे थे लोग, एक तरफ था पुरुष एक तरफ था महिला, पुरुष का लाइन अलग था, महिला का लाइन अलग था, दुर्गा पूजा का माहौल था, लाइन जुड़ा हुआ था, करंट डायरेक्टली 11,000 वोल्ट से करंट वाला चला गया, महिला वाला में सट गया। तो उसमें क्या हो गया कि 2,000 महिला थी सटल लाइन में, तो 2,000 महिला साफ हो गई, मर गई, और 2,000 पुरुष बच गया। तो आकस्मिक एक्सीडेंट से भी तो हो सकता है कि महिला मर गई, पुरुष जेंट्स से बच गया। ऐसा भी हो सकता है कि जेंट्स जा रहे थे बाहर कमाने, बस से उलट गया, जेंट्स से साफ हो गए, महिला घरे रह गई, तो महिला की संख्या बढ़ जाएगा, जेंट्स की संख्या घट जाएगा। तो आकस्मिक दुर्घटना से भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसी प्रकार से भृंग में भी हो सकता है। तो आप समझ में आ गया कि किसकी संख्या कब बढ़ जाती है कब घट जाती है? एक तो हो जाता है कि उसका बाई नेचर के द्वारा जन्म ऐसा काल में हुआ है कि वो बेचारा मर जाता है। एक होता है क्या कि आकस्मिक दुर्घटना के कारण भी आदमी की संख्या घट सकती है। किसी भी जीव की, कोई भी जीव का संख्या घट सकता है या बढ़ सकता है। मान लिए कि हरा रंग का मेढक है, एगो पानी रंग का मेढक, मटमैला रंग का मेढक है, तो सांप किसको खाएगा? हरा रंग के मेढक को खा जाएगा, और मटमैला रंग का है जो मेढक होगा उसको कैसे खाएगा? बेचारा दिखाई नहीं देगा, वो पानी में रहेगा, माटी में कादू लंग बैठ कादू रहेगा, वो रहेगा, बुझाएगा वो। सांप जाएगा बगल में, ओकरा देह पर माए चल के चल जाएगा, वो खाए नहीं करेगा बेचारा को, समझा कि माटी का ढेला है वो, तो बच जाएगा, तो ओकर संख्या बढ़ जाएगा। जो हरा रंग का था वो बेचारा सफाचट कर देगा सांप सब। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? एकदम सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कोई सांप जो है पानी में ऊपर नीचे घूमते रहता है, और कोई सांप जमीन के बिल में घुसल रहता है। अब जब गिद्ध आएगा तो सांप में पानी में जो तैर रहा है उसको उठा उठा के खा जाएगा सबको, और जब बिल में घुसल रहेगा वो बच जाएगा, तो ओकर संख्या बढ़ जाएगा, ओकर संख्या घट जाएगा, ना हो जाएगा। ये तो नॉर्मल बात है, समझ सकते हैं ना। अब बाई एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन। एक एकल पढ़िए। हाँ थोड़ा जल्दीबाजी कर दिए। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण होगा, देखिए है ना। उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगले पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? ये ना है। देखिए लक्षण दो तरह के होते हैं। किसी जीव में लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के लक्षण। एक लक्षण जो वंशानुगत होते हैं और एक लक्षण जो उपार्जित होते हैं, ठीक है। वंशानुगत लक्षण का मतलब समझाते हैं पहले। वैसा लक्षण जो आपके माता पिता को था
वही लक्षण आपको भी है, तो उसको कहते हैं वंशानुगत लक्षण। क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण। जैसे आपके पापा जी तिरछा होकर चलते थे ऐसे ऐसे, और आप भी तिरछा होकर चलते हैं, तो ये क्या लक्षण हो गया आपको? वंशानुगत लक्षण। आपके पिताजी जब भी बैठते थे तो माथा सिर पर हाथ रखते थे, ऐसे ऐसे करते थे, और आप भी जब भी बैठते हैं तो सिर पर ऐसे ऐसे हाथ करके रखते हैं करते हैं, तो ये वंशानुगत लक्षण हो सकता है। आपके पिताजी का भी बायां आँख थोड़ा छोटा है और आपका भी बायां आँख थोड़ा छोटा है, तो ये वंशानुगत लक्षण है। हो सकता है कि आपके बेटा का भी बायां आँख थोड़ा छोटा हो, है ना, तो क्या हो गया? कौन लक्षण हो गया? और एक होता है उपार्जित लक्षण। जो लक्षण को हम ग्रहण करते हैं ना, सीखते हैं ना, उसको कहते हैं उपार्जित लक्षण। जैसे हमारे पिताजी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे और हम पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा संबंध रखते हैं, तो ये मेरा पिताजी का लक्षण आ गया हमरा में? नहीं, ये हम उपार्जित किए हैं, अपने से सीखे हैं। हमारे पापा जी हवाई जहाज़ नहीं चलाते थे और हम हवाई जहाज़ चलाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हवाई जहाज़ चलाना जो है ना, हम सीखे हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, कोर्स किए हैं, तब ना सीखे हैं। तो ये मेरा उपार्जित लक्षण है, ये मेरे पापा जी का लक्षण नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा हवाई जहाज़ चलाने आता है तो हमारा बेटवों के हवाई जहाज़ चलाने आ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो एगो पायलट के बेटा पायलट होगा, एगो डीएम का बेटा डीएम होगा, एगो सीएम का बेटा सीएम होगा, तो हमारा बेटा कोचिंग खोल के बैठेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं ना है। हो सकता है कि हमारा बेटा नहीं पढ़े लिखे, है ना, क्या हो सकता है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कोई ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ लक्षण हमारे बेटा में हमारा वाला ही होगा, उसको कहेंगे वंशानुगत लक्षण। और कुछ लक्षण बेचारा वो अपने से सीखेगा, उसको क्या कहेंगे? बात समझ में आ गई है कि नहीं? तो क्या करा है कि वंशानुगत उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है? क्यों नहीं होता है? तो भाई उपार्जित लक्षण का प्रभाव केवल कायिक ऊतकों पर पड़ता है, परंतु जनन कोशिकाओं के डीएनए पर नहीं पड़ता है। हवाई जहाज चलाना हमने सीखा है, मेरा डीएनए नहीं सीख लिया है। हवाई जहाज चलाना मेरे हाथों ने सीखा है, डीएनए सीखा है क्या? हाँ, मगर डीएनए एक चीज़ जरूर सीखा है कि 2 आँख के बीच में वो नाक होगा, ये डीएनए सीखे हुआ है। हमारे परबाबा के परबाबा के बाबा के परबाबा ही सीखे हुआ था, उसका डीएनए सीख लिया था कि 2 आँख के बीच में वो नाक बनेगा, इसीलिए हमारा 2 आँख के बीच में वो नाक बना है। और हमारा जो बेटा पैदा लिया है उसके भी 2 आँख के बीच में वो नाक है, और उसका जो बेटा पैदा लेगा ये तो फिक्स है कि उसके भी 2 आँख के बीच में वो नाक होगा, क्योंकि वो नहीं सीखा है, उसका डीएनए सीखा है। कौन सीखा है? डीएनए, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो सीखा है। समझ में आ रहा है ना बात? अगर वो हम सीखे होते या हमारे बाबा जी सीखे होते, हमारे बाबा जी तो बहुत चीज चलाने आता था, हमको नहीं चलाने आता वो चीज़, क्योंकि उनके हाथों ने सीखा था, डीएनए ने नहीं सीखा था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? डीएनए सीखेगा वो वंशानुगत चलेगा, और जो हमारा कोशिका सीखेगा वो वंशानुगत चल भी सकता है, इट मे बी पॉसिबल, नहीं भी चल सकता है। कितना माता के गर्भ में ही बच्चा सीखने लगता है कुछ कुछ। जैसे कोई बच्चा पेट में है और मम्मी प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, प्रतिदिन रामायण देखती है, और पापा जी भर दिन रामायण देखते रहते हैं, तो बेटा जो पैदा लेगा वो राम भक्त होगा। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में भी बच्चा 9 महीना सीखता है, गर्भ में भी सीखता है। ये बात तो आप जानते हैं, हिंदू धर्म में तो कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें गर्भ में भी सीखा गया है। अभिमन्यु जो था अर्जुन का बेटा, वो चक्रव्यूह तोड़ना जो है गर्भ में ही सीखा था। उसके बाद था हिरण्यकश्यप का बेटा था कौन? प्रहलाद, वो भी विष्णु का भक्त गर्भ में ही बन गया था। याद है ना? ये सब जानते हैं ना आप लोग? जानते होइएगा, हिंदू है तो हिंदू धर्म के जानते होइएगा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान लीजिएगा। चलिए, तो समझ में आ गया कौन वंशानुगत होगा? जो डीएनए में होगा, और जो हमारे कोशिका सीखेगा वो वंशानुगत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़िए। बाघों की संख्या में कमी खोलो बोले कि हाँ, आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? हाँ, देखिए थोड़ा सा बर्दाश्त के बोला था। देखिए चाहे इधर आ जाइए, ठंडा में इधर। देखिए, बाघों की संख्या में कमी हो रहा है, यह आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। बेटे रणधीर आगे चलाओ, आगे चलाओ, आगे चलाओ, आगे तू
तुमको बुखार नहीं लगल है? आगे चलो। देखिए बाघ की संख्या कम रहा है तो क्या चिंता का विषय है? नहीं है, चिंता है। इस दुनिया में जितने भी जीव है ना, भगवान उसको बड़ा सोच समझ के बनाए हुए हैं। एक कीड़ा मकोड़ा जो सराता है, गलता है, रोटी को सड़ने पर जो कीड़ा बनता है, वो भी भगवान का बनाया हुआ एक अद्भुत चमत्कार है। आप कहिए कि सर जी कैसन बात कर रहे हैं, कीड़ा भी चमत्कार है? कीड़ा भी चमत्कार है, क्योंकि तो वही तो चीज़ों को गलाता है। लकड़ी जो हम रख देते हैं पानी में, सड़ जाता है, सड़ने के बाद क्या बनता है? मिट्टी बनता है। अगर लकड़ी सब नहीं सड़ेगा और मिट्टी नहीं बनेगा, धरती पर मिट्टी कम जाएगा। बुझे? इस धरती पर जो भी जीव बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। और हम प्रकृति के, हमसे ऊपर जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं गॉड जी, वो जो साइंटिस्टों को पैदा करते हैं, वो साइंटिस्ट महा साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जब बनाया है सांप को, मगरमच्छ को, घड़ियाल को, चींटी को, हाथी को, तो बहुत सोच समझ के बनाया है। और उन्होंने इसलिए बनाया कि प्रकृति में संतुलन बना रहे। अगर इन चीज़ों की संख्या में लगातार कमी हो जाएगी, चाहे लुप्त हो जाएगा, तो हमारे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। पर्यावरण का खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगा, पर्यावरण का जाल श्रृंखला बिगड़ जाएगा, पर्यावरण का जो जल श्रृंखला वो बिगड़ जाएगा, सब श्रृंखलाएं बिगड़ जाएगी और पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और हमारा पर्यावरण हमारा ही दुश्मन बन जाएगा। समझ गए? तो कोरोना जैसी महामारी तो कुछ नहीं है, उससे खतरनाक महामारी भी आ जाएगी और लोग ऐसे तरफ के मरते रहेगा वैक्सीन के इंतजार में। समझ गए? तो बाघों की संख्या हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों है बताते हैं। देखो, बाघों की संख्या में कमी दर्शाता है कि बाघ की प्राकृतिक चयन में पिछड़ गए हैं, उनमें उत्तम परिवर्तन नहीं हो रहा है, वे पर्यावरण के अनुकूल हो, उसके कारण अपने समष्टि का आकार बढ़ा सके। देखिए बाघों की संख्या में ऐसा परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाघ अपना जनन नहीं कर पा रहा है, अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ा पा रहा है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको लिए क्या करना पड़ेगा? बाघों का क्षेत्र संरक्षित करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बनाए हैं ना, टाइगर रिजर्व बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बहुत सारा टाइगर रिजर्व बना हुआ है, जहाँ पे बाघ रहता है वहाँ पे आदमी नहीं जा सकता। वहाँ पे बाघ का जंगल है, वो जंगल कोई काट नहीं सकता है, उस जंगल में कोई घुस नहीं सकता है, बाघों का ही रहता है वो। अगला है दूसरा, छोटी समष्टि पर दुर्घटना का प्रभाव अधिक पड़ता है। छोटी समष्टि में दुर्घटना किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, चाहे उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ हो या न हो। प्रकृति के चयन में दुर्घटना के कारण बाघों की प्रजाति लुप्त हो सकती है। देखिए जो जीव कम होते हैं ना, उसका लुप्त होने का खतरा ज़्यादा होता है। और बाघों की संख्या पहले तो बहुत ठीक थी, नॉर्मल थी, मगर अभी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इतना घट गया है, कारण सिंपल सा है, बाघ जो होता है कहाँ का राजा है? शेर जंगल का राजा होता है। बाघ भी समझे, बाघ उसी कैटेगरी का है। तो बाघ भी जंगल में ही रहने वाला जीव है। वो उसको चाहिए घनघोर जंगल, उसको ला के रख दीजिए कमरौली गाँव में तो थोड़ी ना रहेगा बेचारा, छुपेगा कहाँ, रहेगा कहाँ? वो तो आप हम ही लोगों को साफ कर देगा। नहीं, एक को बाघ 5, 10, 50, 60, 500, 200 आदमी को मार देगा रोज, है कि नहीं? बाघ को रहने के लिए जगह मिलना चाहिए। आज जंगल को सफाई करते जा रहे हैं, बाघों की संख्या घटती जा रही है और यह बाघ का घटना बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा हमारे लिए। इसलिए सरकार इस पर क्या कही है, बहुत बड़ा नियम निकाल दिया है। बाघ का शिकार कर लीजिएगा तो आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। इतना प्रकार का कदा है, बेल नहीं मिलेगा आपको। सलमान खान को हिरण को मार दिया था तो अभी तक जेल केस लड़ रहा है बेचारा। वो हीरो था अभी तक हीरो का भी हालत खराब कर दिया है। हाँ, मैंने किया प्यार, उसी के बाद किया हिरण का शिकार। फिल्म बनाया था मैंने किया प्यार, तब किया था हिरण का शिकार, अभी तक झेल रहा है मार। अभी आर्यन खान गया, उधर आर्यन खान गया, जानते हैं ना, ड्रग्स के मामले में। हाँ, तो वो तो अलग बात है, ड्रग्स के मामले में गया था। मगर ये किसी को भी प्राकृतिक चीज़ों का शिकार करने का अलाउ नहीं है। आप हिरण को, बाघ को शिकार नहीं कर सकते। पहले का महाराज नहीं है कि बाहुबली में जा रहे हैं हिरण को शिकार करने। हाँ, तो अवंतिका नहीं बनिए ज़्यादा, समझ गए? वे कौन से कारक है जो नई स्पेसीज के उद्भव में सहायक होते हैं? बताइए। नया स्पेसीज जन्म लिया है, बताइए। जब धरती था तो हम लोग थे? नहीं। जब धरती जन्म लिया, मतलब धरती पर जब जीव उत्पन्न हो रहे थे तो क्या मनुष्य उस समय था? नहीं था, मनुष्य नहीं था, पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो नया स्पेसीज बना, मनुष्य बना। मनुष्य डायरेक्ट तो नहीं बना होगा, बहुत सारे जीवों से बना है। आप तो जानते हैं
कि मानव का विकास हुआ, धीरे धीरे आज हम इस रूप में हैं। तो आप जो देखते हैं जितने भी तरह का जीव, तरह तरह का जीव की कमी है धरती पर। अपने भारत में देखिए कितना रंग का कीट पतंग जानते हैं नाम आप? जितना जानते हैं उतना कम है। क्या इतना रंग का मछली, इतना रंग के मच्छर, इतना रंग के कीटाणु जीवाणु है ना, इतना रंग का पेड़ पौधा है, देखते हैं। इस सब का जो है ना नया नया स्पेसीज का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, आम का पौधा कैसे हुआ होगा, नया नया स्पेसीज गिरगिट कैसे बना होगा, कोई ना कोई कारण होगा, उत्पत्ति का कोई रहस्य होगा ना, उसी के बारे में थोड़ा बताना है। देखिए तो देखिए निम्न कारकों से नए स्पेसीज का उद्भव होता है। देखिए सबसे पहला है प्राकृतिक चयन, दूसरा है जीन प्रवाह का न होना, बहुत कम होना, आनुवांशिक विचलन और डीएनए गुणसूत्रों की कमी, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ये सब कारण से होता है। देखिए आप थोड़ा सा डिटेल से समझाते समझिए। पहला नंबर क्या है? प्राकृतिक चयन। मान लिए हम लोग गर्मी में रहने के आदी हैं, हम लोग गर्मी में रहते थे पहले, ठीक है। बट अगर हम लोग जैसे अभी आप रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको हम ठंडा जगह रूस में ले जाके रख दें, ठंडा जगह पे, रूस बहुत ठंडा जगह है वहाँ पे, रूस में ले जाके रख दें, तो आप जब रहिएगा 2 महीना, 2 साल, तो उसमें आपको हालत ख़राब हो जाएगा ठंडा बर्दाश्त करते करते। मगर वहीं 10 साल आपको रह जाइएगा तो आपको हालत ख़राब हो जाएगा यहाँ रहने में। ये बात जानते हैं ना? मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो जहाँ पे रहता है वैसी तरह से उसका परिवार प्रकृति के अनुसार उसका शरीर ढल जाता है। ढलता है कि नहीं ढलता है? तो जो जीव जहाँ पर रहता है वैसी प्रकार से, जैसे कि बंदर, हम लोग के पूर्वज बंदर थे, तब पेड़ों पर रहते थे, पेड़ पर रहने के लिए पूँछ लटक जाता था, तब पूँछ लटक गया था, पूँछ निकला हुआ रहता था। हम लोग क्या किए, हम लोग पूँछ पर, हम लोग क्या किए, डेस्क बेंच पर बैठना शुरू कर दिए, ज़मीन पर बैठना शुरू कर दिए। अब पूँछ निकलना भी चाहता है तो हम लोग डेस्क बेंच से दबेले रहते हैं टाइम, उसको पूँछ निकले तो निकले कैसे, तो हम लोग को पूँछ नहीं निकलता। तो धीरे 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 पूँछ पहले छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, छोटा होते होते बकरी के लेकर पूँछ हो गया, उसके बाद पूँछबे झड़ गया हम लोग का। नहीं समझे? अब आदमी का हेयर स्टाइल देखिए, अब बाल का देखिए, हाथ में के बाल उड़ाते 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 ऐसा कर लिया कि जब बच्चा पैदा ले रहा है दाढ़ी मोच नहीं हो रहा है जल्दी, उसका हाथ में के बाले उड़ गए हैं, रहबे नहीं करता है, उसको क्लीन होता है पैदा बच्चा नहीं होता है। मतलब लगातार किसी अंग का यूज नहीं किया जाता, वो अंग बेकार हो जाता है। पता है कि नहीं पता है आपको? एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप जैसे कि हाथों का इस्तेमाल बचपन से नहीं किए, छोड़ दीजिए, लोथ लगा, खाली पैरों का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका पैर सक्रिय हो जाएगा, हाथ धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो हमारे आने वाले संतति को हाथ गायब रहेगा, हाथ रहबे नहीं करेगा। जो चीज़ का यूज कीजिएगा ना वही में ताकत आएगा। जैसे कि आप दाहिना हाथ है, बायां हाथ है, कभी दाहिना हाथ का बॉडी मापिएगा फीता से, और कभी बायां हाथ का ये बॉडी मापिएगा फीता से, पाइएगा कि दाहिना हाथ का बॉडी फूला हुआ ज़्यादा, अब बायां हाथ, जैसे जो लेफ्टी होगा उसका बायां हाथ फूला होगा, और जो राइटी होगा राइट से लिखता है उसका दायां हाथ फूला होगा। देखिएगा ना आपको कभी भी। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि दाहिना हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो इसका मांसपेशी ज़्यादा बढ़ गया, और इसका कम काम किया तो इसका मांसपेशी थोड़ा घट गया। अगर तो कोई इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे पूरा लोथ लाना छोड़ दीजिए तो इसका मांसपेशी पूरा खत्म हो जाएगा, और आने वाले समय में आपके बाद बेटा पोता को बायां हाथ हो भी नहीं करेगा। आपको सुन के अटपटा लग रहा होगा कि ऐसा ये कैसे हो सकता है। ये ऐसे अगर पूरे शरीर में बाल, बंदर को देखिए पूरे हाथ पाँव में एकदम बड़का का बाल होता है, हम लोग के बाल है, देखिए यहाँ पे हाथ में भी बाल है, किसी के नहीं होते हैं, किसी किसी को नहीं होते हैं, किसी किसी को होते हैं तो उड़वा लेते हैं हेयर रिमूवर से, ये बाल नहीं अच्छा लगता है उसको। हेयर हीरोइन जो लोग होते हैं, जो हीरो लोग होते हैं, वो लोग तो मॉडल लोग होते हैं, उन लोगों को तो उड़ाना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छा दिखने के लिए तो बाल हटाना ही पड़ेगा। अब सब अनिल कपूर थोड़ी ना है कि मुझदारी बना कर रहेगा। अनिल कपूर का कौन फिल्म में मुझदारी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अनिल कपूर का कोई मूवी देख लीजिएगा, उसमें बाल होगा, छाती में का बाल दिखाई करेगा वो, अगर दाढ़ी मोछ होबे करेगा, मोछ तो जरूर होगा उसका, दाढ़ी बड़े से बनेगा, बिना मोछ का अनिल कपूर का कोई फिल्म में नहीं है। आज सलमान खान का ऐसा कोई मूवी नहीं निकला जिसमें वो अपना पेट का बाइसेप्स नहीं दिखाया हो। वो लास्ट कभी न कभी अपना जरूर टी शर्ट फाड़ेगा, शर्ट फाड़ेगा, अपना दिखाएगा वो सिक्स पैक, और सिक्स पैक दिखाना तय है उसका फिक्स है ना? क्या ठीक है? अब कटरीना का आपका अपना खासियत है, सब हीरोइन का अपना अपना खासियत है, तो बात अलग है। चलिए, तो उसका तो वो अलग बात है। कहने का मतलब वो है अगर यूज नहीं कीजिएगा तो उस चीज़ गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो प्राकृतिक चयन जैसा कीजिएगा वैसा के आप ढल जाइएगा। क्लियर है? दूसरा है जीन का प्रवाह अगर कम हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, जैसे कि जीन का प्रवाह कम गया
जैसे जीन कितना होता है, जीन जो होता है ना डीएनए में होता है, डीएनए जीन में डीएनए होता है, तो जीन का प्रभाव डीएनए का प्रभाव इफेक्टिव नहीं होता है तो नया उस स्पेसीज पैदा लेता है। जैसे हम मानव है, आप भी मानव है, मगर मान लिए हमारे जो बच्चे पैदा हुए वो मानव जैसे दिखते हैं मगर रोबोट जैसा बोलते हैं, तो माने अजीब गरीब पैदा हुआ वो, अब उसके बच्चे जो पैदा हुए वो रोबोट जैसा ही चलता उलता है और रोबोटिक बच्चा हो गया है ना। बात समझ में? ऐसा हो सकता है, ऐसा होते जाएगा, हो तो गया है, हो तो गया है। हम लोग भी देखिए तो हम लोगों के प्रभावा के बुला लाइए, प्रभावा को बुला लाइए, हमको रख दीजिए तो हम उनके सामने बिल्कुल अजीब लगेंगे, या हमारे सामने वो बिल्कुल अजीब लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे? या आप हम मर जाएंगे तो हमारे जो पोता के परपोता होगा ना उसको बैठा दीजिए, हमको बैठा दीजिए तो अजीब लगेगा। चाहे आपका जो पोता पोती होगा, नाती माने जो बहुत लास्ट वाला संतति होगा, माने 10-15 संतति के बात करिएगा। देखिए एक संतति में नहीं बात कीजिएगा, माता पिता में जैसे अपने पापा में आप देखिए तो ये फर्क मिल जाएगा, मगर कम पहनावा का फर्क मिलेगा। बहुता अंतराल ले लीजिएगा ना तो बहुता नाक नक्शा डिजाइन का भी फर्क मिल जाएगा आपको, बहुत चीज़ का फर्क मिल जाएगा आपको, बहुत चीज़ का फर्क मिल जाएगा, और यह फर्क होते रहता है। तो अगर बिल्कुल नया तरह का उत्पन्न हो जाएगा तो हम कहेंगे नया स्पेसीज का उत्पत्ति हो गया है। क्या कहेंगे? जैसे जहाँ पे खाली बालू रहता था वहाँ पे रेगनी का पौधा उग गया कांटा के, और जहाँ पे दलदली भूमि रहता है वहाँ पे पानी रहता है, वहाँ पे कथी है, कुंभी है, कथी है, कुंभी का पौधा हो गया, अपने आप पैदा ले लेता है कि नहीं लेता है? पोखरी पानी जमा लीजिए अपने आप जल कुंभी जो पैदा ले लेता है। आप रेगिस्तान बालू कर दिया अपने आप रेगनी का कांटा उग जाता है, वही में होता है ना, ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है? तो पहले अगर कीचड़ था तो उसमें रेगनी का पौधा थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या कुंभी हो गया, अगर बालू है तो उसमें रेगनी हो गया। अगर मान लिए ना दोनों में से तरह मिला कर रख देंगे तो कोई नया पौधा जन्म लेगा कि नहीं लेगा? तो नया स्पेसीज पैदा लिया कि नहीं लिया? तो हम क्या कहेंगे कि नया पर्यावरण आया है तो नया जीव उत्पन्न हुआ है। तो हो सकता है जीन के डिफेक्ट के कारण भी हो सकता है उसका जीन डिफेक्टिव हो गया, न रेगनी पैदा हुआ ना जलकुंभी पैदा हुआ, इसका नाम कुछ और हो जाएगा। मान लिए हो जाएगा रेगनी का र ले लेंगे, कुंभी का रेकुंगी हो जाएगा, रेकुंगी हो जाएगा कोई नया पौधा। अरे भाई जब आदमी जन्म लिया था तो जानता था कि जलकुंभी है, जानता था कि अमरूद है, जानता था कि आम है, आदमी ने नाम रखा, जैसे जैसे उत्पन्न होते गया वैसे वैसे नाम रखते गया, नहीं हुआ उसे नया नया जीव जीन के कारण भी इफेक्ट हो सकता है। अगला है डीएनए में जो होता है गड़बड़ी, उससे भी हो जाता है। डीएनए की गड़बड़ी से होता है कि नहीं होता है? डीएनए में गड़बड़ी हो जाएगा तो देखते हैं अभी जापान में जैसे लंगड़ा लुगड़ा पैदा ले रहा था तो इससे भी हो जाता है। तो इन सब कारणों से भी अलग तरह का स्पेसीज उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और भी 2 कारण है वो भी लिख लीजिएगा आप, 2 को कोनो लिखना रहेगा एग्जाम में, लिखिएगा आराम से।